हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हम अब तक अपने सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन और पी ब्लॉक इन तीनों चैप्टर के असर्शन रीजन बिल्कुल कर चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम करने जा रहे हैं अपने हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के असर्शन रीजन। तो चलो बच्चों अब शुरू करते हैं। फर्स्ट असर्शन रीजन क्या कहता है? कह रहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट। देखो बच्चों, जैसे जैसे आपका मोलिकुलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे बच्चों वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे क्या बढ़ रहा है, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो हम ये कह पा रहे हैं बहुत आसानी से कि इनके वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ते हैं तो आपको पता ही है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अब आते हैं रीज़न पर। रीज़न बोलता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स इज़ इन ऑर्डर ऑफ RI, RBr, RCl और RF। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्सेस, बिल्कुल बात सही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कालाइड इज इन ऑर्डर ऑफ, ये भी सही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये इसका रीज़न है। रीज़न क्या है कि जैसे जैसे हमारा साइज इंक्रीज हो रहा, मोलिकुलर वेट इंक्रीज हो रहा, वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाता है बी। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप फैसिलिटेट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड्स। द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अच्छी बात है। चलो बच्चों देखते हैं हम इसको भी। ये आपके पास सेकंड की बात हो रही है। ये मान लो मैंने क्या ले लिया है, क्लोरीन, और यहाँ पर ले लिया NO2। किसी भी पोजीशन पर ले सकते हैं आप, ऑर्थो पर भी ले सकते हैं और पैरा पर भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट होगा तो इधर की कैसा चार्ज आ रहा होगा? तो ये आपका चार्ज होगा बच्चों, यहाँ पर Cl है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और जैसे ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड बन जाएंगे और बन जाएगा ये। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी, अब जैसे ये आगे शिफ्ट होगा, कौन सा वाला? ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ नेगेटिव, तो ये बन जाएगा बच्चों आपका कुछ इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा कैसा चार्ज आ चुका है? पॉजिटिव। ये हो गया Cl डबल बॉन्ड NO माइनस, O माइनस, और ये फिर इसको शिफ्ट कर देना तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों? ये बन जाएगा। यहाँ बॉन्ड हो गया, यहाँ पर प्लस आ गया, ये Cl है और ये आपका NO माइनस, O माइनस। ठीक है बच्चों। अब देखो जो ये आपका आ चुका है, ये वाला आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है। जब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल, देखो ये वाली पोजीशन, जब कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है यहाँ पर, अब मैंने क्या बताया कि जो NO2 वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, यानी कि वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर बहुत आसानी से अटैक कर सकता है जहाँ पर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो। तो इस पोजीशन पर आप ध्यान से देखो, NO2 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ पर आपका Cl है और ये आपका NU है। फिर फाइनली क्या होगा? फाइनली हमारा जब ये Cl बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और आपका बन जाएगा ये आ जाएगा आपका NU, यहाँ पर हो जाएगा N डबल बॉन्ड O माइनस और प्लस, ये बन गया। अब आते हैं अपने ऑप्शन पर। तो क्या कह रहा था हमारा क्वेश्चन? बोल रहा था कि द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप फैसिलिटेट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड्स। बिल्कुल ठीक है। द इंटरमीडिएट कार्बन आयन इज एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप। बिल्कुल ठीक है। द इंटरमीडिएट कार्बन आयन इज एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने आपको इसमें बिल्कुल आपको रेजोनेंस बना के दिखा दी और अटैक कैसे हो रहा है वैसे बना दिया। दोनों चीज़ें सही हैं और एक्सप्लेन भी करती है।
तो पहला भी समझ में आ गया, दूसरा भी। पहला आपका क्या कह रहा था बच्चों कि जैसे जैसे हमारा साइज यानी मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉन डर वाल फोर्सेस बढ़ रहे हैं और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। दूसरे में क्या था कि जो नाइट्रो ग्रुप है यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या काम कर रहा है, एराइल हैलाइड्स पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? चलो अब आते हैं, कह रहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ RCl इज ग्रेटर देन RF, RCl इज मोर सोल्यूबल देन RF। देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ RCl की अगर हम बात करते हैं तो साइज बड़ा है, मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि वॉन डर वाल फोर्सेस भी ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो यानी कि असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं RCl इज़ मोर स्टेबल। देखो भाई अब ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी की बात सुनते ही दिमाग में आनी चाहिए बॉन्ड लेंथ, यानी कि R और F के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी है। बॉन्ड लेंथ छोटी है तो तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए RF ज़्यादा स्टेबल हुआ RCl से। क्लियर है इतनी बात कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो उससे छोटी है। बॉन्ड लेंथ कैसी है, स्मॉल है। जब बॉन्ड लेंथ स्मॉल होगी तो बच्चों आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उसकी तोड़ने के लिए। ठीक है ना इतनी बात? तो असर्शन भी सही है लेकिन रीज़न तो वही गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है सी। कोई दिक्कत तो नहीं, तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कह रहा ब्रोमोबेंजीन अपॉन रिएक्शन विद Br2 Fe gives 1,4-dibromobenzene as a major product। ठीक है भाई, द ब्रोमोबेंजीन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रोमो ग्रुप is more dominant than the mesomeric effect in directing the incoming electrophile। चलो भाई फोर्थ को भी देखते हैं क्या कहता है। देखो बच्चों, अगर हमारे पास क्या है, ब्रोमोबेंजीन है, क्या है, ब्रोमोबेंजीन, ये तो देखो भाई होता क्या है कि जो ब्रोमीन है वो आपके दो इफेक्ट, जितने भी हैलोजेंस हैं वो आपके दो इफेक्ट शो करते हैं, एक -I शो कर रहा है और एक +M। लेकिन जो इसका +M इफेक्ट है बच्चों वो डोमिनेट कर रहा है। कौन? वो डोमिनेट कर रहा है किस पर? इंडक्टिव इफेक्ट पर। और +M इफेक्ट में आपको पता ही है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जब आने वाला ग्रुप होगा तो बच्चों कहाँ पर जुड़ना पसंद करेगा, ऑर्थो पर और पैरा पर, या नहीं? अगर मैं इसकी रिएक्शन Br2 FeBr3 के प्रेजेंस में कराऊंगा तो बनने वाला कंपाउंड बच्चों क्या होगा, तो वो आपका होगा या तो पैरा होगा या ऑर्थो होगा। स्टेबल कौन सा है, तो भैया पैरा। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैंने क्या बताया कि -I इफेक्ट पर कौन डोमिनेट करता है, +M इफेक्ट, इसीलिए इसकी आने वाला ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। चलो अब देखते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि ब्रोमोबेंजीन अपॉन रिएक्शन विद Br2 Fe गिव्स इतना, बिल्कुल सही बात है, यही दे रहा है। ओके, इन ब्रोमोबेंजीन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रोमोबेंजीन ग्रुप मोर डोमिनेंट देन मेसोमेरिक इफेक्ट, ये गलत है। कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर रहा, तो मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं बहुत आसानी से कि भाई असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि N ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज़ हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। बिल्कुल ठीक है बच्चों, जो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है उसमें सिंपल आपकी क्या है, सिंपल आपकी एक चेन होती है, सिंपल चेन। तो उसका जो लेंथ, क्या नाम कह सकते हो कि एरिया जो है वो ज़्यादा है, जितना ज़्यादा उसका एरिया होगा उतने वॉन डर वाल फोर्सेस होंगे। ठीक है ना, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये आपका था सिंपल CS3, CS2, CS2 और CS2Br। तो इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है जिसकी वजह से वॉन डर वाल फोर्सेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, ओके बिल्कुल ठीक बात है। अब कह रहा था ब्रांचिंग ऑफ चेन मेक्स द मोलिकुलर मोर कॉम्पैक्ट देयरफॉर डिक्रीज द सरफेस। बिल्कुल ठीक है, जितनी ज़्यादा ब्रांचेज हो जाती हैं उतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है, वॉन डर वाल फोर्सेस घट जाते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम होता है। बिल्कुल ठीक बात है कि सरफेस एरिया घटेगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो वॉन डर वाल फोर्सेस हैं वो भी घटते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों चीज़ें सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया है, तो हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन एराइल हैड्स एट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे पास
क्या नाम, कोई भी एराइल हैलाइड्स होता है तो वो पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। मान लेते हैं कोई भी हैलोजन ले लिया, जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन ले ली, तो इसके पास लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन है, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है। ठीक है, इतनी बात। तो इसमें होगा क्या, जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेंजीन रिंग में डीलोकेलाइज्ड हो जाएंगे। चलो भाई करें, तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा आपको बच्चों दिखाई देगा, यहाँ पर माइनस और ये आपका ये। अगर इसे और आगे रेजोनेंस को हम बढ़ाते हैं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए या नहीं हो गए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस और ये हो गया आपका प्लस। फिर से आप क्या कर सकते हो, इन पाई इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देखोगे कि हमारा जो हैलोजन है उसमें और कार्बन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। कैसा कैरेक्टर आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, जो इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करने का काम करता है। चलो देखते हैं क्या क्या बातें हो रही हैं। कह रहा है कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन हैलाइड्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बिल्कुल सही है। एराइल हैलाइड्स अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये गलत है। जो भी इसका सब्स्टिट्यूशन होगा बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो ये बात गलत है, लेकिन ये सही है। तो ऑप्शन हो जाता है सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, स्ट्रॉन्गर द वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर इज द मेल्टिंग पॉइंट। देखो बच्चों, जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, पैरा डाइक्लोरो जो बेंजीन होती है वो आपकी एक सिमेट्रिक होती है। देख रहे हो ना कैसी है, एकदम सिमेट्रिक कंपाउंड है, यानी कि जो ये क्रिस्टल क्लैटिस के अंदर बिल्कुल फिट बैठती है, सिमेट्रिक है, फिट बैठ रही है, स्टेबिलिटी को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑर्थो से ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रॉन्गर द वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर इज द मेल्टिंग पॉइंट, ये भी सही है। मैंने आपको बताया था जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, वॉन डर वाल फोर्सेस बढ़ेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आप भी कह सकते हो कि हाई, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी आपका हाई होगा। लेकिन ये रीज़न नहीं है। मैंने इसका रीज़न क्या बताया कि जो हमारा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है वो आपका सिमेट्रिक होता है, ये क्रिस्टल के अंदर एकदम फिट रहता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी हाई है। क्लियर है इतनी बात। चलो तो इसका ऑप्शन बी लिख देते हैं, क्योंकि भाई दोनों चीज़ सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, हेलो एल्किन्स शो एच बॉन्डिंग, हेलो एल्किन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। देखो बच्चों क्या बात है, जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो एक तरह से पोलर नेचर तो रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है। उसका रीज़न क्या है, जो हेलो एल्केन्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना ही नहीं रहे, और जो नए मतलब कि नए बॉन्ड तो बन ही रहे हैं, और पिछले वाले बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। कहने की बात यह है कि जो आने वाले बॉन्ड हैं वो पिछले वाले बॉन्ड के कंपेयर में वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो इनसोल्यूबल होते हैं, या कह सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर रहे, और जो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बनी उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो सोल्यूबल किस बात के होंगे। तो असर्शन तो भैया गलत हो गया। हाँ, रीज़न सही है, तो इसको हम ऑप्शन देते हैं अपना डी। ऑप्शन को एक बार याद रखेंगे कि मैंने आपको कई बार बता दिया है किस तरह से आपके ABCD हैं, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि बिनाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड, एल्काइल क्लोराइड। अच्छा जी, चलो भाई देखते हैं। हमारे पास सिंपल, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH, मैं किसी को ले लेता हूँ Cl, तो होता क्या है कि जो इसके लोन पेयर हैं वो कॉन्जुगेशन यानी कि इधर और ये ऐसे शिफ्ट हो जाता है, तो बन जाता है CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl, ये हो गया। तो देखो इसमें आपको क्या सा नज़र आ रहा है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नज़र आ गया, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी, वो क्या नाम, रिएक्टिविटी है वो कम हो गई और स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो कितनी बात क्लियर हो गई कि हाँ जी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स डिक्रीजेज एज द स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड डिक्रीजेज, ये बात भी सही है। और आपका कह रहा है विनाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव देन एल्काइल क्लोराइड, ये भी सही है कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है और रिएक्टिविटी घट रही है। तो दोनों चीज़ें सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एराइल हैलाइड्स गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ठीक है भाई इतनी बात। एंड एराइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन more radially than benzene। ओके, तो कह रहा है एराइल हैलाइड्स गिव द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट,
ये बिल्कुल सही है। एराइल हैलाइड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक मोर इन द बेंजीन। देखो भाई, जो आपके एराइल हैलाइड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन ब्रोमीन जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं वो क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया कि आपके पास ये जो था, देखो इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया या नहीं, और यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, जिसकी वजह से ये कम रिएक्टिव होते हैं किससे, बेंजीन से। तो ये बात तो सही है कि भाई एराइल हैलाइड्स इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा। क्यों? क्योंकि वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, है नहीं। चलो भाई, अब इसका वो कहता है एराइल हैलाइड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक मोर रेडियली। ये गलत है, क्योंकि पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, ठीक है ना। कह रहे हैं ना एराइल हैलाइड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले हों वही तो होंगे। अब ये बात बताओ, अगर मैं बेंजीन रिंग पर, उसने बोला एराइल हैलाइड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर रेडियली देन बेंजीन। अब मैंने आपको क्या बताया कि कुछ ऐसे भी ग्रुप होते हैं जो बेंजीन रिंग पर अगर जोड़ दिए जाएं तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को डीएक्टिवेट भी करते हैं या नहीं करते, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने का भी काम करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। लेकिन मैंने पहले वाले को तो क्लियर बता दिया कि जो एराइल हैलाइड्स हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हैं, लेकिन बेंजीन के कंपेयर में ध्यान रखना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता आसान। क्लियर है इतनी बात? बेंजीन के कंपेयर, इलेक्ट्रोफाइल मैंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन से होंगे? जब उस पर एक ऐसा ग्रुप जुड़ा होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो भाई क्या करेगा, वो उन ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, जिससे इलेक्ट्रोफाइल आने वाला जो है वो आसानी से नहीं जुड़ पाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो भाई मैं ये कह सकता हूँ कि पहली बात तो सही है, लेकिन दूसरी बात गलत है, हमेशा सही नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड गिव अ मिक्सचर ऑफ एनेंसोमर। द रिएक्शन अकर बाय SN2। देखो भाई SN2 की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था SN1 और SN2 में, SN1 में क्या हो रहा था कि लीविंग ग्रुप जा रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। अब देखो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है कि सामने यानी फ्रंट से भी अटैक हो और बैक से भी। जब फ्रंट और बैक दोनों से अटैक हो सकता है तो इसलिए उसमें एनेंसोमर्स बनते हैं, जबकि SN2 में नहीं, SN2 में सिर्फ और सिर्फ बैक से अटैक ही होगा। तो ये बात तो सही है कि भाई SN1 में दोनों तरफ से अटैक है, तो इसलिए आपको मिक्सचर ऑफ एनेंसोमर्स मिल रहा है, यानी कि आपको D और L दोनों फॉर्म दिखेंगी, यानी कि आपके पास एक रैस्मिक मिक्सचर दिखेगा। जबकि हमारा SN2 में बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ बैक से अटैक होता है। ओके, तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि हमारा C ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो भाई आगे आते हैं, 12वीं की ओर। कह रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन एराइल हैलाइड्स डिक्रीज द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, नेगेटिव, उसे किस पर जोड़ना होता है, पॉजिटिव पर। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है तो न्यूक्लियोफाइल तो मज़े में जुड़ेगा। क्यों भाई? तो ये बात तो गलत हो गई। 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन। ये बात बिल्कुल सही है भाई, C गलत है लेकिन ये वाली बात सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है D। कैसे? देखो इस बात को भी देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि भाई जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, अगर इस क्लोरोबेंजीन पर अगर मैं, देखो एक क्लोरोबेंजीन हो गई, क्लोरोबेंजीन की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इसे किस में चेंज करना है, मान लो आपको फिनॉल, तो आपको एक्वस NaOH, ठीक है भाई, और लगभग आपका 623 केल्विन चाहिए होता है। प्रेशर भी हाई है, हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, और एसिड चाहिए होता है HCl। ये सब चीज़ें हमें चाहिए थी। क्लियर है इतनी बात? अब अगर मैं इस पर NO2 ग्रुप जोड़ दूं, मान लो मैंने 2 NO2 ग्रुप लगा दिए, अब यही काम बच्चों आपका एक्वस NaOH और कम टेम्परेचर यानी कि 368 केल्विन पर भी हो जाता है। क्लियर होगी ना बात? यानी कि कम टेम्परेचर पर भी हो रहा है। किस वजह से? कि आपने इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप जोड़े हैं।
क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैंने बता दिया कि 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ इसका असर्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। खैर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज लेस सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स देन द करस्पॉन्डिंग ओ आइसोमर। ओके, ओ डाइक्लोरोबेंजीन इज पोलर वाइल्ड पी डाइक्लोरोबेंजीन इज नॉट। देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पैरा होता है, पैरा जो होता है वो हाईली सिमेट्रिक है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, एकदम फिट होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इज पोलर वाइल पी क्लोरोबेंजीन इज नॉट। इसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, क्या, सिमेट्रिक होना और हमारा जो क्रिस्टल है उसमें एकदम फिट बैठना, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो दोनों बातें सही हैं, बट रीज़न सही नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, कह रहा है SN1 मैकेनिज्म फैसिलिटेटेड बाय द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर एल्कोहल। बिल्कुल सही बात है, जो SN मैकेनिज्म है वो किससे हो रही है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि वाटर या एल्कोहल वगैरह से। अब देखो इसे C6H5CHBr इज लेस रिएक्टिव देन इतना। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपको 2 रिंग नज़र आएंगी, उससे एक CH जुड़ा हुआ है और एक रिंग को और मैंने इधर जोड़ दिया, और ये आपका ब्रोमीन है। अब इसमें जो कार्बोकैटायन बच्चों बनेगा, यानी कि जब ये निकलेगा और इसमें जो बनने वाला कार्बोकैटायन होगा वो इन दोनों के रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा कंपैरेटिवली ये। तो सिंपल सी बात है, ये ज़्यादा रिएक्टिव हुआ ना, क्योंकि जो बनने वाला कार्बोकैटायन है एज अ मोर स्टेबल। क्लियर है ना इतनी बात। अब सिंपल सी बात है, किसी के जो इंटरमीडिएट स्टेबल बनना तो बहुत जल्दी बनेगा ना, या नहीं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी बात पहली सही है लेकिन दूसरी सही नहीं है, तो सी ऑप्शन हो गया, बहुत सही है। ओके अगले बात है, कह रहा टर्शरी हेलोएल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी हेलोएल्केन्स टूवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत सही बात है। देखो बच्चों होता क्या है कि जितनी ज़्यादा क्राउडेड होता है उसमें हम निकालना तो आसान है लेकिन जुड़ना मुश्किल है, यानी कि एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है बढ़ती चली जाती है, कोई सेंट्रल एटम से हम जुड़ नहीं पाएंगे। And the plus I effect of alkyl group becomes then CX bond. And a plus I effect of the alkyl group becomes the CX bond. बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें सही हैं और उसका रीज़न भी सही है कि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा तो उसकी वजह से उसकी जो बॉन्ड होता है वो वीक होता चला जाता है, जल्दी टूट जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई आते हैं 26 पर, कह रहा बिनाइल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि उसमें रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो रिएक्टिव थोड़ी हुआ, कम रिएक्टिव हो गया, तो ये बात तो गलत है। रिएक्टिविटी इज ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बात सही है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें कि पहला वाला पार्ट में क्या हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात, अच्छे क्वेश्चन है काफ़ी। कह रहा बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन पैरा क्लोरोटॉल्विन टूवर्ड्स एक्वस NaOH। बिल्कुल सही बात है। देखो बेंजाइल क्लोराइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो कार्बोकैटायन आपको बनता हुआ दिखेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं CCl बॉन्ड इज बेंजाइल क्लोराइड इज मोर पोलर देन CCl बॉन्ड, इतना बिल्कुल ठीक बात है कि बेंजाइल क्लोराइड में जो बनने वाला है वो आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है जो ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, बिल्कुल सही भी है और ये इसका बिल्कुल ठीक रीज़न भी है। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 2 क्लोरो, ठीक है, 3 मिथाइल 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक पोटाश गिव्स 2 मिथाइल ब्यूटीन एज मेजर प्रोडक्ट। 2 क्लोरो 3 मिथाइल, चलो देखते हैं क्या कहता है। 2 क्लोरो CH3 CH CH3 CH पे Cl है, दूसरे पर CH3। इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH से। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एल्कोहलिक KOH है वो एलिमिनेशन देता है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके एलिमिनेशन की कि यहाँ से Cl निकालो, इधर से H निकाल दो, CH3
CH CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या बन जाएगा कि आप इस वाले H को भी निकाल सकते हो, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3 CH3। अब देखो, अब इन दोनों के आपको ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसमें किसमें आपको एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है, इसमें दिखाई दे रहे हैं या इसमें? इसमें देखें तो 1 2 3 एल्काइल है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और एल्काइल है। तो सर्जप कहते हैं कि अगर जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, जो आपकी सर्जप होती है। मोर एल्काइलेटेड, ठीक है इतनी बात। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल है, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, अब देखो क्या कहता है ये, कहाँ गया, ये रहा। 2-chloro-3 मिथाइल ब्यूटेन इन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक पोटास गिव्स 2-मिथाइल ब्यूटूइन एज ए मेजर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमारी सर्जप एल्कीन है वो मेजर है। द रिएक्शन अकर अकॉर्डिंग टू सर्जरो, बिल्कुल सही जवाब है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, सब कुछ सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा लोअर मेंबर्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस गैसेज। एल्काइल आयोडाइन जनरली टर्न ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट। ये गलत है। होता क्या है कि एल्काइल आयोडाइड से आयोडीन का लिब्रेशन होता है, आयोडीन निकलती है, जिसकी वजह से वो ब्राउन कलर का आपको दिखता है एयर और लाइट की वजह से। यानी कि जो हमारे पास एल्काइल आयोडाइड है, आयोडीन लिब्रेट हुई, उसका कलर ब्राउन हो गया। तो ये बात गलत है, पहली सही है, तो ऑप्शन हो जाता है बच्चों सी। देखते हैं अपना लास्ट पार्ट क्या कहता है। कह रहा है कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव देन इतना इन SN2। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, देखो भाई, जो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है और जो CH3Br में किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में उससे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। और SN2 रिएक्शन डिपेंडेंसी रखती है स्टेरिक हिंड्रेंस पर, जिसमें जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा बच्चों, वो हमारी क्या होगी, कम रिएक्टिव होगी। मैंने बताया ना, जैसे जैसे आप स्टेरिक हिंड्रेंस को बढ़ाते चले जाते हो, SN2 की पॉसिबिलिटी कम होती है। जो 1 डिग्री का आपका होगा, यानी कि जो आपके प्राइमरी हैलाइड्स होते हैं, उसमें SN2 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्लियर है ना इतनी बात? कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही है। SN2 रिएक्शन और ऑलवेज अकाउंट बाय द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, भाई ये भी सही है। होता क्या है SN2 में कि जो न्यूक्लियोफाइल और हमारा जो लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप जैसे ही जाना शुरू हुआ, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है, यानी दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वर्जन हो जाता है। दोनों सही हैं, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये 20 के 20 आपके असर्सन जो बहुत बढ़िया असर्सन थे। मेरा उम्मीद है कि आपको एक असर्सन रीज़न बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में कोई असर्सन रीज़न आप ऐसा नहीं कि ना कर पाओ, सभी आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मेरी पूरी उम्मीद है आपको ये कंप्लीट हो गया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।